पहले कि हम बढ़ें आज का मुद्दा की तरफ, देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा दम लगाया। बीजेपी के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने सभाओं और मीटिंग के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिस तरह का माहौल दिख रहा है उससे साफ है कि कमलेश शाह इतिहास बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार का संकेत मिल रहा है, जनता बहुत प्रसन्न है माननीय मोदी जी, माननीय भाजपा के साथ में। मैं अपने बंटी भाई के साथ यहाँ आया हूँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि राजा हमारे कमलेश शाह जी अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कमल का फूल है और माननीय कमलेश शाह हमारे उसके अधिकृत उम्मीदवार है। उस नाते से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक नंबर के चुनाव चिन्ह पे और चुनाव भी एक नंबर जीतेगी। प्रचार के आखिरी दिन पूरी कांग्रेस अमरवाड़ा के रण में ताल ठोकती नजर आई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नकुल नाथ, लखन घनघोरिया, सुखदेव पांसे, संजय शर्मा जैसे दिग्गजों ने प्रचार के यज्ञ में अपनी आहुति दी। कांग्रेस नेताओं ने इस मौके पर बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस प्रत्याशी ने हमेशा जनता की सेवा करने की बात कही। बहुत बड़ा धोखा हुआ है, दगा हुआ है और जिस तरह से माननीय यहाँ के विधायक, कांग्रेस विधायक ने छोड़ा है, जनता का वोट बेच दिया है। और हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम सभी कांग्रेस के लोग इस चुनाव के अंदर लगे और जनता का मान और सम्मान के लिए हम इस चुनाव के अंदर पूरी की पूरी कांग्रेस लग रही है। अमरवाड़ा में इसका जवाब जनता देगी। यहाँ दल बदल हुआ, यहाँ पर जनता के वोट को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धोखा देने वाले को सबक मिलेगा। एक एक परिवार का साथी चिल्ला कर कह रहा अब की बार अचलकुंड दरबार, धीरेन शान दादाजी दरबार। बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस राजनीति से मेरी जनता की, गरीब नादान जनता जो है, मैं उनकी सेवा करने में मैं इस बार बहुत सफल रहूंगा और मेरा पूरा परिवार हमेशा उनकी अचलकुंड दरबार जो है, मेरा पूरा परिवार जनता की हर समय सेवा करते चला आ रहा है और हमेशा करता ही रहेगा। अमरवाड़ा के दंगल में पहले बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरी दांव लगाया। बीजेपी लंबे वक्त के बाद अमरवाड़ा का रण जीतने की कोशिश में सब कुछ झोंकती दिखी, तो कांग्रेस ने अपना गढ़ बचाने के लिए पूरी जान लगा दी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अमरवाड़ा के रण को त्रिकोणीय बना रही है। किसका आखिरी दांव इस दंगल में भारी पड़ा, 13 जुलाई को नतीजे तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अमरवाड़ा में आखिरी दांव। आखिरी दांव वो दांव होता है जिस दांव में जीत और हार बहुत मायने रखती है और अमरवाड़ा एक ऐसा ही दांव है बीजेपी और कांग्रेस के लिए 2024 में, इसलिए कि 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुत दमदारी से अपनी सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की डूबती हुई उम्मीदों को उसी तरह सहारा दिया जैसे हम कहते हैं कि तिनके का सहारा डूबते हुए को होता है। कांग्रेस ये मानती है कि जब हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन के जरिए बीजेपी को बहुमत नहीं लाने दिया, तो भले ही 29 सीटें गंवा दी मध्य प्रदेश में, लेकिन हम उम्मीद नहीं हार सकते हैं। तो अमरवाड़ा क्या उनकी उम्मीदों को परवान चढ़ाएगा या जैसा होता है कि बाय इलेक्शन जाते हैं रूलिंग पार्टी के साथ, वो होगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए ये इलेक्शन कई कारणों से डू और डाई की बैटल है। बंसल न्यूज़ के 3 सुलगते सवाल। त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी बाजी पलटेगा अमरवाड़ा का आखिरी दांव? क्या कांग्रेस दिग्गजों का एक साथ आकर रण में अपनी आहुति देना एक बहुत पॉजिटिव संकेत है? और तीसरा सवाल, आखिरी सवाल, क्या टीम मोहन यादव ने 24 के चुनाव की तरह अंत में गेम पलटने की कोशिश की है? ये हमारा तीसरा और आखिरी सवाल। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं।
हमारे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। शैलेंद्र पटेल जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व विधायक कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़ पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, किस तरह से देखते हैं आप, अगर मैं बात करूं रण की अमरवाड़ा के, बहुत दिलचस्प है। कमलनाथ जी के लिए वापसी का मौका है, नकुलनाथ जी के लिए वापसी का मौका है, समूची कांग्रेस के लिए वापसी का मौका है, और बीजेपी कोई कसर छोड़ेगी नहीं कि हम ड्राइविंग सीट पे हैं, रहेंगे। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल शरद जी, बहुत ही दिलचस्प चुनाव, बहुत अलग तरह का उपचुनाव। और इससे पहले बहुत सारे उपचुनाव हम लोग ने कवर किए हैं, लेकिन बहुत अलग है क्योंकि इसमें कई लोगों की साख दांव पर लगी है, चाहे वो कमलनाथ हो, नकुलनाथ हो, या फिर जीतू पटवारी जी, बल्कि मुख्यमंत्री हो, बीडी शर्मा, सभी। क्योंकि 2024 और 23 के जब चुनाव हुए तो चेहरा नरेंद्र मोदी का था, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी ने, भले कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन सत्ता में वापसी की, बल्कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीती, और उसी में छिंदवाड़ा भी शामिल है। तो ये उपचुनाव ये तय करेगा कि आखिर यहाँ सरकार ने क्या किया है, यहाँ विपक्ष ने क्या किया है। तो इसीलिए आप देखिए, लगातार मोहन यादव निगाहें बनाए हुए, बल्कि सबसे ज़्यादा सभाएं उन्होंने की है, रोड शो उन्होंने किए हैं। लेकिन अंतिम दौर में 2 और 3 तारीख में कमलनाथ के जाने के बाद भी चीज़ें कुछ बदली है। जो विश्वास, एक कमी दिखाई दे रही थी कार्यकर्ताओं के भीतर, उसमें भी विश्वास जागा। पर खबरें ये भी आ रही है कि इन 3-4 दिनों के भीतर जीडीपी की हम बात करें, खासकर जीडीपी की हम बात करें, तो उसने भी कुछ नया करने का, और यदि जीडीपी कुछ कर पाती है तो फिर निश्चित रूप से इसका प्रभाव कांग्रेस पर विपरीत पड़ेगा। जैसा अभी तक हम देखते आए हैं कि तीसरा जब दल मैदान में होता है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को उसका लाभ मिलता है। उपचुनाव में हमने कई दफ़ा देखा, चाहे चित्रकूट की बात करें या फिर दमोह की बात करें, जो सत्ता होते हुए भी सत्ता के विपरीत गया। तो मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत अलग है, उपचुनाव में कुछ अलग सोचता है, मुख्य चुनाव में कुछ अलग सोचता है, और इसीलिए बहुत दिलचस्प है। लेकिन मानकर चलिएगा कि अंतिम दौर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कौन आगे कौन पीछे, और जहाँ भगवान आ जाए, देवता आ जाए, देवभूमि आ जाए, आंचल कुंड आ जाए, तो फिर चीज़ें और अलग दिखाई देती हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ एक परसेप्शन है जो बीजेपी को लेके मध्य प्रदेश में 29 सीटों के बाद और मजबूत हुआ है कि ये अब गुजरात की तरह एक अवैध किला बनता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ धर्म का सहारा लेती हुई कांग्रेस है, जिसने आंचल कुंड और दादा दरबार का सहारा लेकर बाजी को पलटने की कोशिश की है। तो काफ़ी दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपकी तरफ आता हूँ सुरेंद्र जी। क्या आप ताकत देखते हैं, क्या वही परसेप्शन जो बना है मध्य प्रदेश में कि ये बीजेपी का भगवा गढ़ बन चुका है पूरी तरह गुजरात की तरह, क्या वो परसेप्शन, मोहन जी की मेहनत, टीम मोहन जी की मेहनत, तमाम चीज़ें जो हैं, कैसे देखते हैं आप अमरवाड़ा, और आश्वस्त हैं तो क्यों हैं कि आपके पास अमरवाड़ा? देखिए, निश्चित तौर पर जीते थे छिंदवाड़ा, जीतेंगे अमरवाड़ा। हम जो कहते हैं ना, हमारा जोश हाई है। जनता के बीच में जो उत्साह मिल रहा है, जो प्रतिसाद मिल रहा है, जनता का जो प्यार वहाँ मिल रहा है, निश्चित तौर पर अमरवाड़ा इतिहास रचेगा। कांग्रेस आंचल कुंड दरबार के सारे अपने नैया पार करना चाह रही है, पर जनता भी समझती है। पिछले 3 चुनाव में, 5 चुनाव में कांग्रेस को आंचल कुंड दरबार की याद कब नहीं आई? कब आई? कब कमलनाथ जी आंचल कुंड दरबार गए? वो श्रद्धा तब कहाँ गई थी? आज जब आपके पास प्रत्याशी नहीं है तो आप स्वार्थ के वशीभूत होकर आंचल कुंड दरबार का दुरुपयोग कर रहे हैं। नंबर पर बात। नंबर 2, आपने वहाँ के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, भाई पहले कांग्रेस के विधायक थे, निष्ठावान कांग्रेसी थे, 3 बार सीनियर विधायक होते हुए भी उनको आपने मंत्री पद नहीं दिया, आपने उनको सम्मान नहीं दिया, आपने उनको स्थान नहीं दिया। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने, कमलनाथ ने केवल धोखा ही धोखा वहाँ के आदिवासियों के साथ किया है। उस धोखे का प्रतिशत भी यहाँ की जनता देगी। और जो आपने कहा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का सुशासन, बीडी शर्मा जी का संगठन तंत्र, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकता के साथ, एकजुटता के साथ, और हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, सब इस बात को लेकर संकल्पित हैं कि जो 2024 के चुनाव में जो देश में एक संदेश मध्य प्रदेश ने दिया है, उपचुनाव में भी अमरवाड़ा देगा। हम ऐतिहासिक मतों से अमरवाड़ा में विजयी होंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दिल धड़कने लगते हैं जब भी कोई बाई इलेक्शन आता है, और उधर वो व्यक्ति होता है जो कांग्रेस से बीजेपी में आया है, और वो बेचारे फिर कहने लगते हैं, गुरु अगलो विस्तार भी हो नहीं वालो है गुरु, अब जय बनेंगे मंत्री। तो अब कमलेश शाह जी के लिए भी क्या एक और विस्तार होगा? ये बहुत दिलचस्प बात है, तो इसकी भी तैयारी क्या बीजेपी? जी बिल्कुल करना चाह रहा था, क्योंकि इससे रिलेटेड बात है। आज जब मोहन जी से ये बात हुई है तो वो उस चीज को शायद पकड़ नहीं पाए, लेकिन वो जाते जाते ये बोल गए कि इंतजार कीजिए, यदि कुछ अच्छा होता है तो फिर वहां भी बहुत अच्छा होगा। तो वो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं वो 15 अगस्त के पहले दिखाई दे सकता है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आज भी बहुत दिल टूटे हैं मनोज जी। बहुत सारे लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे थे। मैं बीजेपी, खाटी बीजेपी के लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके मन में उमंगें थी, तरंगे थी कि शायद बड़ा बहाना रावत जी हैं, लेकिन उसी के सहारे हम भी कैबिनेट की वैतरणी में पहुंच जाएंगे, पार करके वैतरणी उस तरफ चलिए। ये तो बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि संजय पाठक हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, कई बड़े नाम हैं जो कतार में हैं, और ये एक दबाव समूह तो बीजेपी के ऊपर है ही। शैलेंद्र जी, चुनौती बहुत गहरी है, आप भी जानते हैं। 29 सीटें हारने के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे ये दावा करेगी कि वो फिर आगे है, क्योंकि छिंदवाड़ा भी वो गढ़ है जिसको अब बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है। कैसे देखते हैं आप अमरवाड़ा के रण को? देखिए शरद जी, हर चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है। मैंने पूर्व में भी आपकी स्टूडियो में ये बात कही, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, हर चुनाव मुद्दों पे चुनाव होता है। पहली बात, यहाँ जहाँ चुनाव ही नहीं होना था वहाँ चुनाव हो रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। क्या आवश्यकता थी वहाँ चुनाव करवाने की? छिंदवाड़ा ने पहले भी, मैं ये कहूँगा कमलनाथ जी के ऊपर ये बात आ गई थी, जब उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तीफा दिलवाकर खुद चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे, क्योंकि वो थोपा हुआ चुनाव था। ये चुनाव भी अमरवाड़ा की जनता पे थोपा हुआ चुनाव है, और ये इसलिए थोपा हुआ है कि आपने सिर्फ किस लिए दल बदल की बात, अभी सुरेंद्र भाई बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो बात कर रहे थे कि वहाँ पे अवहेलना की बात हो गई, पहले क्यों यार। इन सब बातों को जनता समझ रही है कि आप कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। आज लगातार कमलेश शाह को मौका मिला है, कांग्रेस ने ही विधायक बनाया, कांग्रेस ने ही उनको पहचान दी। ये अलग विषय है कि बनी बनाई चीज़ को भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रहे हैं। आपने भी वो बात छेड़ी है, मैं उस और आज की डिबेट को ले जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हम कब तक ऐसी राजनीति कर प्रदेश को कहीं ना कहीं कर्ज में, कहीं ना कहीं नुकसान में ले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली जो चुनाव होते हैं उसमें जनता का ही पैसा लगता है, कोई किसी राजनेता का पैसा तो नहीं लग रहा है। वही पैसा अगर विकास में लगे, आगे बढ़ने में लगे, तो जायज़ सी बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लगातार आगे बढ़े, वो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी मेहनत है। जो भी मेहनत करेगा, कांग्रेस मेहनत करेगी, आगे बढ़ेगी, अच्छी बात है। लेकिन जब इस तरह की राजनीति को हम बढ़ावा देंगे, रामनिवास रावत जी जैसे व्यक्ति जिसने लंबा समय कांग्रेस में किया, उनकी विचारधारा क्या इस उम्र में जाके बदल सकती है? क्या उनको हम मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे तो किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये प्रलोभन के सामने आप ही के विधायक क्यों फिसलते हैं? देखिए, ये बात आज से नहीं, आदि अनादिकाल से चली आ रही है कि जहाँ ताकत ज़्यादा होती, कुछ समय के लिए लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन समझने के बाद लोग पलटते भी हैं। देश में भी हुआ है, लोग पलटे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हमने 100 सीट ले आए तो बहुत बड़ा काम कर दिया, उसका कोई अभिमान या घमंड नहीं है, लेकिन ये बात भी समझ में आती है कि आज लोगों को बात समझने आने लगी है। समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी भी एक दिन में इस मुकाम पर नहीं पहुंची है, उन्होंने भी लंबा समय लगा, 2 सीट थी, फिर लगातार बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे पहुंचे। कांग्रेस का भी कभी एक लंबा इतिहास था, लगातार जीतने के बाद आज यहाँ आए। चलिए मैं आता हूँ, लेकिन शैलेंद्र जी, ये आत्मनिरीक्षण का विषय भी है कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी, ऐसा नहीं है कि इनमें से लोग बीजेपी में नहीं गए हैं, लेकिन ये जो प्रतिशत, और मध्य प्रदेश तो अभूतपूर्व है। अब ये नरोत्तम जी की कृपा है, ज्वाइनिंग टोली जिनके नेतृत्व में बनी। मैं एक ही चीज कहूँगा शरद जी, मध्य प्रदेश में दूसरे दल की स्थिति क्या है? हम पिछली बार कितनी सीटें जीते थे? 2 ही दल हैं, बड़ा दल कांग्रेस है, तो निश्चित रूप से वो लेके गए। हम ये भी ना भूलें, कहीं संवादहीनता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जानता है कि उसका वही सम्मान होगा जो उसकी मातृ पार्टी में रहा है। शरद जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, क्या जब कमलनाथ जी इस चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग टूट के कांग्रेस में नहीं गए थे? क्या जब भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता थी? पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ने संकेत किया कि हमारे एक बड़े नेता के बीजेपी में जाने की जो अटकलें थीं, उसने भी हमको बहुत नुकसान पहुंचाया। बहरहाल तमाम बातें हैं, लेकिन ये सही है कि आप इस जिम्मेदारी से नहीं पीछे हट सकते कि आखिर ये दल बदल का सबसे बड़ा रोग मेरी ही पार्टी में क्यों है, क्यों विचारधारा का असर नहीं है। 135 साल पुरानी पार्टी क्यों धमनियों में, शिराओं में नहीं बहती है रक्त की तरह? माना समाज का पतन हुआ है, राजनीतिक दल अपवाद नहीं है। मनोज, एक छोटी टिप्पणी इस पर आपकी भी मैं चाहूंगा। जी शरद जी, देखिए अभी भी नहीं थमा है। आज ही हम देख रहे थे 17 से 3 पार्षद बहुत छोटी इकाई होती है, लेकिन ऐसे दौर में भी यानी भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम में लगी है अभी भी कांग्रेस को। आप ये मत सोचिए कि वहां से कम हो गया या बीजेपी, हम जो लोग बात करते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में क्या बैठेगा, बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में जब कार्य समिति कल चल रही थी तो बहुत स्पष्ट मुझे दिखाई दे रहा था कि देखिए, एक तो महिलाओं को वो आगे लेकर आने वाले हैं, दूसरी
दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि इनको एडजस्ट करना है, इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। यानी कांग्रेस के जो नेता आए हुए उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रामनिवास रावत या कमलेश आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, तो बीजेपी इस बात को समझ रही है। लेकिन कांग्रेस को भी समझना तो पड़ेगा, यदि 3 पार्षद आज भी जा रहे हैं चुनाव के बाद, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है इस पर विचार होगा कांग्रेस के भीतर। पर चुनाव बहुत दिलचस्प है शरद जी, ये चुनाव बहुत सारे मैसेज देने वाला है, आप और हम समझ रहे हैं। सुरेंद्र जी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस के नेताओं का दल बदल एक अस्वाभाविक घटना है, तो उनका बीजेपी में आना भी कोई स्वाभाविक घटना नहीं है। और जब तक कोई दल बदल करके आया व्यक्ति 10, 15, 20 वर्ष नहीं बिताता है दूसरी पार्टी में, तब तक उस पर ये राजनीतिक समीक्षक कहते हैं क्लोज वॉच होना चाहिए। और खुद आप बैठे हैं, मैं जानता हूँ अनुशासन है, आप नहीं कहेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन आज भी जो इस घटनाक्रम का असर पार्टी पर है कि कांग्रेस से आए एक बड़े नेता के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ा है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का स्वभाव और चरित्र भी बदल रहा है। जी देखिए, विस्तार करना पड़ा है ऐसा कोई विषय नहीं है। निश्चित तौर पर कई सारी प्रदेश की आवश्यकताएं होती हैं, क्षेत्र की आवश्यकता होती हैं, और रामनिवास रावत जी जैसा एक बड़ा नेता, आप सोचिए ना कितनी बार वो कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन ये भी सच है कि वो अपने विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, और उनके आने का लाभ हम मध्य प्रदेश को क्यों लेना नहीं चाहेंगे। इतना बड़ा वरिष्ठ नेता, मूल बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व कार्यकर्ता, कांग्रेस को चलाने वाले लोग आपस में इनकी संवादहीनता, इनका पट्टावाद, इनकी ग्रुपिज्म, आप बताइए ना, दिसंबर से लेकर जुलाई समाप्त होने को आने वाली है, जीतू पटवारी की कार्य समिति क्यों नहीं बनी। रामनिवास रावत से राहुल गांधी ने बात की थी कि नहीं की थी, आदरणीय शैलेंद्र जी बताएंगे उसका क्या परिणाम हुआ। चलो उनसे तो बात भी कर ली थी। आपने जिनका नाम लिया, संजय पाठक जी, जब कांग्रेस के प्रदेश के महामंत्री थे, साल भर तक राहुल गांधी से मिलने का समय मांगते रहे, राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया, परिणाम स्वरूप उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ी। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। अरे आपके कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, स्थान नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बात मनोज जी कर रहे थे, कल कितना कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हुआ, पुष्प वर्ष हुआ। अरे कार्यकर्ता हमारे प्राणों की चिंता हम करेंगे। जब उसका इतना मान सम्मान होता है तो कार्यकर्ता भी बड़ा मन करता है, हाँ ठीक है, दूसरी पार्टी कोई व्यक्ति आ रहा है, हमारे परिवार का विस्तार होगा, इसका अनुभव का लाभ हमको मिलेगा, इसके संगठन कौशल का लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर परिवार बड़ा होगा तो सबका लाभ है। ये बड़ी सोच भारतीय जनता पार्टी की है, और नैरो माइंड जो कांग्रेस का है, उसके कारण कांग्रेस का विनाश हो रहा है। शैलेंद्र जी, आप ये कह सकते हैं कि जब बीजेपी 2 सांसदों की पार्टी थी, या 1980 के दशक में जब तक पटवा जी की सरकार 90 में नहीं बनी, तब तक संघर्षरत ही रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने को लेकर। लेकिन आप कह सकते हैं, शायद ये दावा आप कहें कि साहब हमने तो बीजेपी की तरह कोशिश नहीं की कि बीजेपी टूट जाए, हम में मिल जाए। लेकिन फिर भी बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिस पर एक फिल्म बनी केसरी, कि जहाँ 19-20 सिखों ने 10,000 अफगान लड़ाकों को रोक दिया था, ये जज्बा ही किसी टीम को, किसी फौज को, किसी संगठन को एक लड़ाके और विजेता के तौर पर उभारता है। आपको भी बदलना तो होगा उस लड़ाके में, जो विचारधारा के प्रति कमिटेड हो, जो अपनी विचारधारा से डिगे नहीं, जो बीजेपी से अगर आप तुलना करना चाहें करें, नहीं करें ना करें, आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है। लेकिन आपकी कुछ सुरेंद्र जी ने जिक्र किया कुछ कमजोरियों का जो हैं आपके भीतर। देखिए, कमजोरी के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। निश्चित रूप से अगर हम हार रहे हैं तो कई तो कारण होंगे, हम आत्मावलोकन करते हैं तो निकल कर आते हैं, उसको स्वीकारने में भी कोई हर्ज नहीं होता। जहाँ तक बात आपने कही कि टिके नहीं, आप ये बताइए, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा या लोकसभा में जो वोट मिले हैं, अगर नहीं टिके होते तो इतने वोट कहाँ मिलते हैं। ये अलग बात है कि रिजल्ट्स हमारे फेवर नहीं कर रहे हैं, उसके कई कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है। मैं ये नहीं कह दूंगा कि सिर्फ लोग चले गए इसीलिए हार गए, या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिए उसके कारण चले गए। कई कारण हैं, उन सब कारणों की समीक्षा भी हो रही है, समय लगता है। आज अगर कहीं ऊंचाई और नीचाई का हम इस देखते हैं संसार में, चाहे कोई भी फील्ड हो, कभी सुबह होती, कभी शाम होती, फिर सवेरा होता है, वक्त का इंतजार होता है। अगर ये संक्रमण काल है तो ये निश्चित रूप से कटेगा। कांग्रेस कहीं एक विचारधारा वाली पार्टी है और हमेशा उस विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। अगर इस विचारधारा वाली पार्टी को अगर सरकार में नहीं आ पा रही है या चुनाव नहीं जीत रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नेपथ्य में चली गई है, खत्म हो गई है। ये भी सब लोगों ने, जो आप जैसे समीक्षक हैं, राजनीति को पैनी दृष्टि से देखते हैं, कमबैक होता है। कहीं ना कहीं अगर आज हम नीचे जा रहे हैं
तो ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो समय बताएगा। आज हम पे कई तरह की बातें लगती हैं, अच्छी बातें, क्योंकि जो जीत गया उसके लिए सब चीज़ें सही हैं, वो कह सकता है और उसको हम कहेंगे अच्छे, हम खुले मन से स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि सुधार तो हमारे अंदर लाना है ना, किसी के कहने से या किसी के उससे नहीं होगा। जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, हम जब तक आज जनता ने विपक्ष की जो भूमिका हमें दी है उसको निर्वहन नहीं करेंगे, ये बात हमें समझ में आ रही है और कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। समय लगेगा। सुरेंद्र जी ने टीम की बात कही, प्रश्न उठाया, निश्चित रूप से समय लग रहा है लेकिन बेहतर मिलेगा। और मैं आपके साथ मतलब इस डिबेट में आपके सामने मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से कल मैं उस मीटिंग में भी था, परसों भी था, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक नया रूप आया है। इतना लंबा चिंतन मनन कांग्रेस ने शायद पहले आपने नहीं देखा होगा, जो कल कांग्रेस पार्टी दिन भर बैठी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ शरद जी, कल आपने एक चीज और भी देखी होगी जो पार्टी में बदलाव का संकेत है। कल अगर पूर्व मुख्यमंत्री भी अगर एक टेबल पे बैठे थे तो एक हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी या पार्टी के नेता भी उसी टेबल पे कहीं ना कहीं बैठे थे और सब समान होकर जो बात कर रहे थे, जो पट्टेबाजी और सब बातें थी, शायद वो अब दूर की कोड़ी हो गई। ये होना ही पड़ेगा शैलेंद्र जी, अगर आपको अपना रिवाइवल करना है और अगर ये सब एक औपचारिकता रहेगा तो जिस तरह मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बूंदें आपको अमृत की मिली 2018 में, क्योंकि कुछ ही बूंदें रहीं, क्योंकि आप ठीक से उनका स्वाद भी नहीं ले पाए थे कि मंजर बदल गया और फिर बीजेपी आ गई और ये 20 वर्षों से अधिक का सफ़र, अब 2.5 दशकों का सफ़र मध्य प्रदेश में इस कार्यकाल के पूरे होने के बाद होगा। और निश्चित तौर पर जहां आप पीछे हटते चले जाते हैं वहां अपने प्रतिद्वंदी के लिए जगह छोड़ते चले जाते हैं। मनोज, बहुत कम वक्त है, एक क्विक रिएक्शन आपका। कांग्रेस की उम्मीदें डूबने से बची हैं लोकसभा नतीजे आने के बाद, लेकिन बीजेपी ड्राइविंग सीट पर इसलिए है कि उसने छिंदवाड़ा सहित 29 सीटें जीती हैं और 163 का जनादेश चंद महीनों पहले विधानसभा का है। कैसे देखते हैं आप? संतुलन का पलड़ा अभी भी मुझे लगता है भारी तो बीजेपी की तरफ ही है। बिल्कुल शरद जी, देखिए बीजेपी की तरफ भारी है, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ सुधार किए हैं, खासकर संगठनात्मक तरीके से। निश्चित रूप से शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं, मैं 2 दिन से देख रहा हूं कांग्रेस की बैठकों को, कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, कांग्रेस भी मैं गया, लोगों से मुलाकात हुई, तो कुछ चीज़ें तो कांग्रेस ने पकड़ी है बीजेपी की तर्ज पर, जैसे संघ की बातें करने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरफ बढ़ चली है कि 80% बूथ उन्होंने लोकसभा में जीते। कल मैं सुन रहा था कार्य समिति में, और 20% जो छूट गया उसका संकल्प भी ले लिया। यानी आप समझिए कि 28-29 में 20% जो बूथ हारे हैं उस पर वो आगे बढ़ चली, यानी 80 का नुकसान तो ऑलरेडी कांग्रेस को है। तो बहुत बड़ा गैप है, इसको पूरा करना पड़ेगा, और ये गैप कितना पूरा होगा मुझे लगता है अमरवाड़ा इसको स्पष्ट करेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सेदारी करने के लिए। निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी लड़ाई को जीतते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है। मैं अक्सर सोचता हूं कि जब बीजेपी के 2 सांसद थे 80 के दशक में, तो ये पार्टी क्या सोचती होगी? क्या उस समय ये पार्टी होगी, या फिर जब मुंबई के अधिवेशन में अटल जी ने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो दरअसल जब आप उम्मीदें बोते हैं तभी आपको उसके फल वृक्ष के तौर पर, लहलहाते हुए वृक्ष और लदे हुए फलों के तौर पर मिलते हैं। क्या कांग्रेस ने अपनी उम्मीद खोई है, या वो प्रलोभन में उलझी है, या पार्टी की विचारधारा से वो चली गई है? और इसमें गलती कार्यकर्ता की नहीं है, आज भी वो लड़ रहा है, जान लड़ा रहा है। दरअसल उम्मीदें उन लोगों ने खोई हैं प्रतिबद्धता को लेकर जो टॉप लीडरशिप में कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश की भी बात कर लें या दिल्ली की भी बात कर लें, और अभी भी देखिए जो पद छोड़ रहे हैं कांग्रेस से, विधायकी का पद हो या टॉप और कोई पद हो, वो कार्यकर्ता नहीं है सामान्य, वो वही लोग हैं जिनको कांग्रेस में भी खूब मिला, अब उससे अधिक भर भर के उनको बीजेपी में मिल रहा है। लेकिन जनता सब देख रही है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा 2 का सिलेक्शन, नेताओं को टेंशन। नमस्कार।